नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपके अभ्यास प्रश्न कौन से पाठ के? जी हाँ, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम अध्याय 35 के। और आज हम जो है इसका निबंधात्मक प्रश्न करेंगे, अगला वाला। तो आपको क्या करना है? जी हाँ, आपको लेकर के बैठनी है अपनी कॉपी और पेन, है ना, जिससे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करें कि किस तरह से आपको आंसरिंग करनी है। आप जब भी प्रश्न पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमें समझ नहीं आता कि इसमें हमें आंसरिंग कैसे करनी है, तो इसलिए प्रश्न को थोड़ा 2-3 बार आराम से पढ़ लिया कीजिए, है ना। अभी तो आजकल एग्ज़ाम्स में भी टाइम मिलता है प्रश्न अलग से पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा तसल्ली से आराम से प्रश्न पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। और अभी हम बात करेंगे मेंडल के विभिन्न नियमों को विस्तार से समझाइए। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने दिए थे 3 नियम, ठीक है। पहला दिया था उसने प्रभाविता का नियम, दूसरा उसने दिया था विसंयोजन का नियम और तीसरा उसने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, सेकंड वाले को विश्व, है ना, जिसको हमने विसंयोजन का नियम बोला है, ठीक। तो इस तरह से ये 3 जो है उसने नियम अपना जो पूरा उसने अपना कार्य किया उसके अनुसार ये 3 जो है नियम दिए। अब एक एक करके इन पर नज़र डाल लेते हैं। हालांकि आपको याद है, मुझे पता है, पर आप आंसरिंग करने का तरीका देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से? मेंडल ने अपने प्रयोगों तथा उनसे प्राप्त परिणामों से वंशागति के महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रभाविता का नियम पहला, ठीक है, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसके बाद एक एक करके और इनके बारे में आप लिखिए। जैसे पहले आप लिखेंगे प्रभाविता का नियम, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ ही चित्र भी बना लेंगे, चित्र बहुत अच्छा नहीं कर भी पाएंगे तो भी आप इसके साथ साथ अगर जो हम शुरू से करते आए हैं, क्या करते आए हैं कि जब मेंडल ने क्या लिया था, सबसे पहले एक लक्षण लिया था, है ना। और एक लक्षण क्या लिया था उसने? लंबापन और बौनापन लिया था, ठीक। ऊंचाई का लक्षण लिया था, है ना, आपको ध्यान है। और उसमें उसने जो बड़ा टी का प्रयोग किया था, है ना, कैपिटल लेटर टी, इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है टी, उसको टॉल, ठीक है। और जो छोटा टी है वो आपका बौना पौधे से है, ड्वार्फ से है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बड़ा लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, ये पेरेंट है। इनको उसने क्या कराया था? संकरण कराया था, इन दोनों को क्रॉस कराया। तो संकरण जब कराया तो कैसे पौधे प्राप्त हुए? सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। लेकिन उसने लिए तो दोनों थे, लक्षण तो दोनों लिए थे। उसने लंबा लक्षण भी लिया था, बौना लक्षण भी लिया था। फिर भी F1 जो पीढ़ी थी उसमें कैसे आए सभी दिखने में? सभी दिखने में क्या थे? लंबे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली पीढ़ी में केवल जो एक लक्षण प्रभाव अपना दिखाता है वो ही जो है प्रभाविता का नियम उसी से ही बना, है ना। केवल एक लक्षण ही अपना प्रभाव दिखा पाता है। ये मैंने एक उदाहरण भी दिया था, अब याद करो, कि 2 पहलवान लड़ रहे हैं तो जो ताकतवर है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, है ना, वो उसको पछाड़ देगा, है ना। जो कमज़ोर है उसको, अप्रभावी है जो, तो वो अप्रभावी हो गया। और जो जीता वो क्या हो गया? जो जीता वही सिकंदर है। आप लोग ना मस्ती के मूड में मत आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर पढ़ने में। मुझे आपको लग रहा है कि मैडम तो कैमरे के पीछे हैं, कैसे मैडम को दिख रहा है, मैडम को सब समझ में आती है ना। तो क्या हुआ कि जो प्रभावी है उसने अपना प्रभाव दिखाया, तो वहीं से ही प्रभाविता का नियम जो है वो बना, ठीक है ना। तो लंबाई वाला जो लक्षण था उसने अपना प्रभाव किस पे डाला? बौनेपन पे। बौनेपन का जो लक्षण था उस पे अपना प्रभाव डाला, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? प्रभाविता का नियम कहा गया इसको। यानी कि इस तरह से जब हम लिखते हैं ना, इनको क्रॉस कराया, है ना, ये बने युग्मक। अब आप ये तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार बताया है आपको, इस बहुत सारे वीडियोस में बताया है ना, तो आपको एकदम रट जाना चाहिए ये। समझ भी आना चाहिए ना, समझ भी आ गया होगा, है ना, क्योंकि बहुत बार बताया है किस तरह से इसको
प्रयोग में किया गया, तो आपको अब तक समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर आप ये भी बनाएंगे ना तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से आप चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। ये युग्मक बने, यहाँ पर ये टी टी और टी टी, यहाँ पर इस तरह से ये दूसरे वाले के साथ भी है ना। और ये सब कैसे थे, सब दिखने में कैसे थे, ये जो बने ये F1 पीढ़ी थी और दिखने में सभी कैसे थे, सभी दिखने में लंबे थे। जबकि हमने बौना भी लिया था, लेकिन दिखने में सभी कैसे आए, F1 पीढ़ी में सभी के सभी लंबे आए। क्यों आए? क्योंकि इस बड़े वाले टी ने प्रभाव दिखाया अपना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्रभाविता का नियम। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है कि मनुष्य के अंदर जो है वो मंदबुद्धि, मधुमेह और वर्णांधता, इस तरह के बहुत सारे जो है जीन्स होते हैं, लेकिन वो अप्रभावी होते हैं। इसीलिए जो मनुष्य पैदा होता है वो सामान्य मनुष्य पैदा होता है, ठीक। फिर दूसरा जो नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम भी जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये जो नियम है इसमें भी जब एक संकर संकरण के प्रयोग में F1 पीढ़ी में क्या था, एक समान संकर, है ना, वैसे ही लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, वैसे ही होते हैं। लेकिन F2 पीढ़ी में स्वनिषेचन के पश्चात जनक पौधों के समान लंबे व बौने दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जब F2 की बात करते हैं हम, यानी कि जब वो ये जो TT आए थे सारे, इसका स्वनिषेचन कराएगी, F1 पीढ़ी का था, इसका जब स्वनिषेचन कराया गया तो ये देखा गया कि 3:1 का अनुपात आया, है ना। यानी कि 75 पौधे कैसे थे, लंबे थे, और 25 पौधे कैसे थे, बौने थे, है ना। अगर 100 पौधे उगाए तो F1 पीढ़ी में लंबा और बौना साथ साथ थे भाई, ये दोनों साथ साथ थे ना F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी का था, ये दोनों साथ साथ थे। लेकिन है ना, इन दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं था। यानी कि मतलब F2 पीढ़ी में एक दूसरे से पृथक होते हुए भी 75% लंबे और 25% बौने पौधे बनाते हैं। मतलब इसका प्रभाव रहता है। प्रकट कहाँ होता है? प्रकट सेकंड पीढ़ी में होता है। ऐसा नहीं है कि इसने इसके प्रभाव को खत्म कर दिया, इसके प्रभाव को खत्म नहीं किया इसने, है ना, इसके प्रभाव को इसने खत्म नहीं किया, ये इसके साथ था, इसने अपना प्रभाव दिखाया, केवल इसके प्रभाव को खत्म नहीं किया। इसका प्रभाव कहाँ दिखा? इसका प्रभाव दिखा सेकंड पीढ़ी में, जहां पर कि तो विशुद्ध, है ना, तो हो गए ना शुद्धता का नियम। यानी कि युग्मक तो शुद्ध ही रहा। ये किसके लिए डिनोटेड है? ये डिनोटेड बोनेपन के लिए है, तो ये बोनेपन के लिए ही शुद्ध रहा, है ना, मिक्स नहीं हुआ। तो यही बात जो है उसने समझाई थी, ये जो सेकंड नियम उसने दिया, जिसे कि क्या कहा गया, जिसे कहा गया विसंयोजन का नियम। या इसको ये देखिए यहाँ पर, अब इसमें युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से विसंयोजित होकर के अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये अलग, ये एक युग्मक बना, ये एक युग्मक बना, है ना, युग्मक अलग अलग बने ना, ठीक। अब इसने इसके साथ क्रॉस किया, और जब ये इसके साथ था तब तो लंबा हुआ, लेकिन जब ये इसके साथ था तब कैसा पौधा बना? बौना पौधा हुआ F2 पीढ़ी में, है ना। तो यहाँ पर इसको ही क्या बोला है उसने कि F2 पीढ़ी में जो अप्रभावी है वो भी अपना लक्षण जो है प्रकट करता है। तो इसीलिए युग्मकों में प्रभावी तथा अप्रभावी कारकों का विसंयोजन या पृथक होना जो है वो मेंडल का विसंयोजन का नियम कहलाता है। तो ये इसका सेकंड नियम था। अब इसका महत्व क्या है? ये जो विसंयोजन का नियम है, इसका ये महत्व है कि जीन वंशागति की इकाई है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या लेके जाते हैं? लक्षणों को लेकर, गुणों को लेकर के जाता है जीन्स, ठीक है। अब जीवों में प्रत्येक लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लक्षण जो है लंबेपन का लक्षण है, फली के कलर का लक्षण है, बीज के कलर का लक्षण है, बीज के शेप का लक्षण है, ये सब लक्षण है ना, ये किस जीन्स ने नियंत्रित किए हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य में क्या होता है? आइज़ के कलर, आइज़ का कलर है, लंबाई है, त्वचा का कलर है,
बालों का रंग है, बालों का घुंघरालापन है या सीधापन है, तो ये बहुत सारे जैसे जो भी लक्षण होते हैं वो सब किनके द्वारा, जीन्स के द्वारा नियंत्रित रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जीन में क्या होते हैं, 2 युग्म विकल्पी होते हैं, ठीक, जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। विपर्यासी जो लक्षण होता है उसका नियंत्रण जरूर करते हैं वो, ठीक। अब जीन के युग्म विकल्पी एक साथ रहते हुए भी सम्मिश्रित नहीं होते हैं। ये युग्म विकल्पी साथ में रहते हैं लेकिन आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं ना, मिक्स नहीं होते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर के और युग्मकों में जाते हैं। तो युग्मक अलग अलग ही जाते हैं ना, ठीक। फिर तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये लागू होता है, इस पे लागू होता है, यानी कि 2 लक्षणों वाले पे लागू होता है, ठीक है। तो ये उच्च स्तर, द्विसंकर तथा उच्च स्तर के संकरणों पर लागू होता है, ये एक संकर पर लागू नहीं होता है, ठीक। मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर तथा उच्च संकर वाले में जब 2 या 2 से अधिक उन्होंने विपर्यासी लक्षण लिए, तब F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाला आया। वही सेम चीज आई कि F1 पीढ़ी में क्या हुआ कि जो गोल था और पीला था उसने अपना प्रभाव दिखाया, ठीक है। लेकिन जब इनसे प्राप्त जो बीज थे उनका निषेचन कराया गया तब क्या हुआ, जी हाँ, तब 4 तरह के प्राप्त हुए। लक्षण तो 2 ही लिए थे लेकिन 2 लक्षण और एक्स्ट्रा मिल गए, है ना। तो इसके साथ ही क्या हुआ कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति से किसी प्रकार का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से संतति में प्रकट होते हैं, यानी वो लक्षण उसमें अगले में प्रकट हुए। इसी को क्या कहा गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार युग्म विकल्पी के प्रत्येक युग्म के सदस्य न केवल पृथक होते हैं, विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, ठीक है। और एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों के जीन्स एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से लक्षणों को लेकर के जाते हैं। मेंडल ने शुद्ध पीले व गोल बीज वाले पौधे का हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधे से जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में सारे के सारे कैसे थे, गोल थे और पीले थे, ठीक है। तो आपने देखा क्या, 9 तो बने कैसे, पीले व गोल बीज, यानी जो प्रभावी था, ठीक। फिर 3 कैसे बने, पीले और झुर्रीदार, इसमें क्या प्रभावी है, इसमें पीलापन प्रभावी है ना। फिर हरे व गोल बीज, इसमें क्या प्रभावी है, इसमें गोल प्रभावी है। और हरे व झुर्रीदार ये दोनों ही अप्रभावी हैं, लेकिन ये 9:3:3:1 का अनुपात में बने। और इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि 2 एक्स्ट्रा भी बने नए, है ना, क्योंकि 9 जो थे यानी राउंड एंड येलो तो थे ही थे, और ग्रीन और जो झुर्रीदार था, है ना, रिंकल्ड, वो भी थे ही थे, लेकिन जो 2 और क्या बन गए, नए बन गए, है ना, पीले और झुर्रीदार और हरे और गोल बीज, ठीक है। तो ये कारक युग्म विकल्पी एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना बने और युग्मकों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से क्या हुए, अपव्यूहित हुए। इसीलिए इसी को मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई ये वाली बात। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।